गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार आज फिर 6 लोगों से बातचीत पे इस के आधार पे इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज भी अपने परिवार के 6 गुरु लोग थे और 6 ने ऐसी ऐसी बातें बताई, इतने भावुक हो गए सब कि मैं खुद आज बहुत ही अपने को कुछ देर के लिए बहुत रोमांचकारी कह लीजिए, रोमांटिक हो गया और लगा कि मेहनत का फल अच्छा होता है। एक गुरु ने तो साफगोई में हद ही कर दी। उन्होंने कह दिया कि शायद बात में रेफरेंस में बात चली कि आपने कहाँ से तैयारी की। उसने कह दिया कि संजय सर से मुखर्जी नगर में। हालांकि इस पर कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कहा कि सर कुछ गलत नहीं है। बोले नहीं नहीं ठीक किए। तो बोले सर मैं झूठ का है बोलूँ। हम बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आज के डेट में जितने मेंबर थे सब अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं करते हैं, करना होता है, तो व्यवहार की चीज़ें हैं। मैं खुद बहुत लोगों को जो मेंबर रहे हैं यूपीएससी के, उनके बच्चों को जाके गाइड किया हूँ, तो समान सी बात है। हाँ, इंटेंसली इस बात को नहीं कहना है और कहीं संदर्भ में बात आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इम्फेसिस नहीं देना है, इससे बचना होगा। तो आगे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। आज बड़ा दोनों बोर्ड के 2 कैरेक्टर थे। एक बोर्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत था। जैसे पहले गुरु गए तो उनका वही समस्या कि टीजीटी मैथ थे और पीजीटी ज्योग्राफी। तो उनसे मैथ्स के बारे में पूछा कि आप मैथ्स कैसे पढ़ाते थे, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ करते थे, कैसा रहा मैथ का। तो ठीक ठाक मैथ से क्वेश्चन पूछे। फिर आ गए आप ज्योग्राफी आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी डिटेल उनसे क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन डिटेल का मतलब कि वो मेथोडोलॉजी क्या आप यूज़ कर रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं। तो बार बार कहता हूँ कि हर कोई अपने विषय को ठीक से देख के जाए। ऐसी 2 बातें हुई। एक इकोनॉमिक्स वाले थे, उनका 80 से 90% क्वेश्चंस केवल इकोनॉमिक्स से, बहुत भीतर चले गए इकोनॉमिक्स से। एक साइंस वाले थे, 3 केस आज मैंने देखा, वो जूलॉजी बॉटनी के थे। अब वो चूँकि वो टीजीटी साइंस भी रहे हैं, पीजीटी भी रहे हैं, उनसे पूरा डिटेल डीएनए आरएनए में पूरा। और बोर्ड ने स्वीकारा कि हम 3 लोग हम सब साइंस से हैं, साइंस पढ़ाए हैं, साइंस के टीचर है। एक ने कहा साइंस में मेरी बचपन से अभिरुचि है। तो पूरा उनका इंटरव्यू साइंस पे हुआ। 3 लोग ऐसे हमको मिले कि सब्जेक्ट पे। तो आज कहने का यही मतलब है कि सब्जेक्ट, मेथोडोलॉजी और जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बार बार पीछे भी कहा, एक एक चीज़ टिप्स पे होना चाहिए। और आप लाजमी हैं, एमएससी हैं, एमए हैं, तो आपके पास फंडामेंटल जो परिभाषाएं वो सब ठीक से जानिए। इकोनॉमिक्स वाले कल से सतर्क हो जाइए, बजट आ रहा है। क्योंकि बजट से लेकर और राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट सब कुछ पूछ लिया। इन्फ्लेशन कुछ भी उनसे नहीं छोड़ा। उन्होंने बड़ी रोचकता से जवाब देते चले गए। तो बजट आ रहा है, इकोनॉमिक्स वाले बार बार कि अच्छे से अपने को देखिएगा। और हर कोई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जिसका बजट से कंसर्न है एक बार देख लेगा। खासकर 2 सब्जेक्ट वाले ज़रूर देखेंगे। एक कॉमर्स वाले बजट को ठीक से देखेंगे, और वैसे मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन चीज़ें इतनी तेज़ी से हो कि सबको टाइम भी ना मिले, क्लास आपका इंटरव्यू हो और वो छूट न जाए। तो इस चीज़ का अपने ओर से ख्याल रखना है। एक संस्कृत की थी, बड़ा वो भी भावुक हो गई। उनसे भी हम लोग बोलते थे कि संस्कृत का श्लोक गा के सुनाइए, वही बात हो गई। वहाँ भी उनसे पूछा संस्कृत की हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी, तो कुछ सुनाइए। तो उन्होंने उस कविता को सुनाया, प्रोज को सुनाया, पोएट्री को सुनाया। तो बोले नहीं कुछ गा के सुनाइए। फिर उन्होंने फटाफट उसको गा के सुना दिया। तो ये सब्जेक्ट का जो स्कैन रिपोर्ट मेरे सामने आ रहा है कि ये ही मोटा मोटी सब्जेक्ट से इस ढंग के सवाल किए गए।
यानी बहुत मैथ्स वाले से, ज्योग्राफी उनका था तो ठीक है, साइंस इनका दोनों जगह था, तो साइंस में डीप चले गए। बायोलॉजी में पूछा कि 9th में क्या पढ़ाते थे, 10th में जब टीजीटी थे तो नेचुरल साइंस। उसके बाद संस्कृत वाले से कि संस्कृत की आज क्या प्रासंगिकता है, आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि अब संस्कृत में भी पढ़ाई होगी। तो पूछा कि संस्कृत अब कौन पढ़ता है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे 5 जगह हैं जहाँ से संस्कृत में मातृभाषा के रूप में यूज होता है, तो वहाँ अब संस्कृत की शिक्षा होगी और वैसे भी संस्कृत के विकास के लिए किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बातें उनसे हुई सब्जेक्ट के माने में। अब मैं आता हूँ पॉलिसी इशू पे। पॉलिसी इशू पे राइट टू एजुकेशन आज रहा और उसमें 4-5 मुख्य बातें पूछी गई। फिर से कहता हूँ कि राइट टू एजुकेशन को देख लीजिए और खासकर उसमें बना लीजिए कि 4-5-10 बातें आपको याद रहे। राइट टू एजुकेशन में खासकर आपको बीइंग ए टीचर जो राइट मिला है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर एक से पूछा कि राइट टू एजुकेशन का पर्पस क्या है, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। फिर मैं कहता हूँ कि अभी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया, फिर से ब्रश अप करके रखिएगा कि ये डिमांड बहुत, इसका बैकलॉग क्लियर हुआ है। ये आज़ादी से बहुत पहले ज्योतिबा फूले से लेकर भाया गोखले, गांधी इस बात को मांग इस बात की करते रहे और जाकर ये इतने लंबे डिमांड के बाद ये पूरा हुआ। और तो सारे अगर हिस्ट्री में ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत उधर से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका इंटरव्यू रोचक हो जाएगा। तो इस आवश्यकता बताने में कि ये तो सबसे बड़ी ज़रूरत समाज की थी जिसको पूरा किया गया। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछे गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 1, 2, 3 लोगों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पूछा गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पहले आदमी से पूछा गया कि इसके पिलर्स क्या हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर बता दीजिए या उसका जो 4 स्टेज है वो बता दीजिए और इसकी ब्यूटी जो कुछ भी है। बहुत सारे बातें हुई और बातें होते होते उसमें ये सवाल भी उन लोगों ने उठाया, हालांकि बीच में वो लोग भी बोलते थे, बताते थे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, उसके जो चैलेंजेज हैं उसके लेकर। तो बढ़िया से एनईपी पे जिनसे पूछा गया तो डिटेल पूछा गया। एक से चूँकि वो डिस्टेंस से थी, डिस्टेंस पे बड़ी नज़र है, कल भी मैंने बताया था। उसे पूछा कि क्या डिस्टेंस में का कोई लाभ है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लाभ है, मैं खुद डिस्टेंस से हूँ, क्लासेस हो ना, आज तो इतनी फैसिलिटी है यूट्यूब और तमाम जगह कि आदमी अच्छी तरह से अच्छे ढंग से तैयार कर सकता है। फिर उनसे ही पूछा था कि राइट टू एजुकेशन का की क्या आवश्यकता थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बड़ा रोचक सवाल पूछा गया, वो ये पूछा गया कि आजकल हम लोग को तो बहुत डंडे खाए हैं, मुर्गी बने हैं, सब लोग बड़े रोमांटिक होके पूछ रहे थे, अब ये बताइए कि आप मारती हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं। तो हम लोग तो बहुत मार खाए हुए हैं, मारे बिना बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि अब समय बदल चुका है, बच्चे धीरे धीरे संवेदनशील होते जा रहे हैं और नियम भी इसको परमिट नहीं करता और मारने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उनसे पूछा, फिर शैतान बच्चे को कैसे कब्जा करेंगे, बच्चा शैतानी क्यों करता है। तो उन्होंने बढ़िया जवाब दिया और इससे बेहतर जवाब आप भी दे सकते हैं कि भाई सीधा वही डिबेट है कि भाई हम स्कूल में उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चा शैतानी करने के कई कारक हैं। नींद पूरी नहीं होती है, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं और मोबाइल पे वो खेलता रहता है। तो कब तक, कम से कम पेरेंट्स का ही सहयोग अगर जब तक ना मिले तो हम 8 घंटे में क्या कर सकते हैं। हम 8 घंटा तो मोबाइल यूज़ नहीं करने देते हैं। तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करते हैं और इसके लिए सोसाइटी में भी अवेयरनेस होना चाहिए। चूँकि बार बार कहता हूँ कि स्कूल जो सिस्टम है उसके जो हितधारक हैं उतना ही बड़ा रोल टीचर का है, स्कूल के बिल्डिंग का है, या सारे लोगों स्टाफ का है, सोसाइटी का है, पेरेंट का है। मिलके ही ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये भी समझा सकते हैं
कि विद्यालय का मतलब केवल टीचर, स्टूडेंट और एक बिल्डिंग नहीं है, इसमें हर कुछ इंक्लूड कर जाता है, सबका इनकलकेशन होता है। तो इस हिसाब से अगर हम करें तो अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद एक डिबेट आया कि समावेशी शिक्षा की क्या ज़रूरत है, क्या है समावेशी। तो उन्होंने समझाया कि सब अब एक सिंगल रूप के अंदर सब पढ़ेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से चैलेंज हो या जो भी उनकी, तो कैसे आप पढ़ा लीजिए, कैसे अरेंज कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिसको कम दिख रहा होगा उसको बोर्ड आगे बैठाएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में। अब अलग अलग ढंग के बेंच चेयर भी उस बच्चों के हिसाब से है, और हमें मदद करने के लिए और हमारे पास और एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी बहुत सारी मदद हम ले सकते हैं। तो कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि ये टीचर पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, सब कैसे इतना ट्रेंड होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, जब सिस्टम है तो उस हिसाब से हमें सुविधा भी दी गई है और हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हाँ, एक और बात वही पूछ दिया कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की बात है, कैसे आप क्लास को मैनेज करेंगे, कैसे मातृभाषा में पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डिफरेंट भाषाभाषी के लोग हैं, कोशिश करेंगे कि उनकी मातृभाषा में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ वो पढ़ा दें, कुछ वो पढ़ा दें। तो खैर, आप दिल्ली वाले इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे बोले कि अल्टीमेटली हिंदी पट्टी में तो हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा है और बहुत ही मजबूत है, हर कोई समझता है। और कोशिश, अगर दिक्कत बहुत होगी तो उस ढंग के, ठीक है, कुलीग से हेल्प लेके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे अपने बेसिस पे। ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा भाषा नहीं है, चूँकि एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग में भाषा बहुत मतलब नहीं रखता है, इसलिए उसका भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया। अब फिर पूछा कि बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं आपके दिल्ली में, आपके पास नए नए चीज़ें मिलेंगी, ब्लेंडेड सिस्टम में स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो कैसे उपयोग करेंगे या क्या इसकी उपयोगिता है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कि टेक्नोलॉजी का तो इनकलकेशन एजुकेशन में डे वन से होता रहता है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आप कोई थोड़ी जान रहा था जन्म से ही कि स्मार्टफोन कैसे चलाना है, तो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत जगह लग गए हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। तो हाँ, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है 1-2 दिन, और उसके बाद स्मूथली सिस्टम इनोवेशन के साथ चल देता है। तो इनका भी जवाब ठीक ही था। और उसके बाद फिर हुआ कि कुछ लोगों से लीडरशिप के बारे में पूछा गया कि आप कैसे लीडरशिप में यकीन करते हैं और क्या करेंगे। तो उनसे एक छोटी सी एक गलती यहाँ आपसे हुई है मैम। क्या गलती हुई है? आपने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी शब्द जरूर डालिएगा, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। बार बार जॉन डीवी और सबका नाम लेता हूँ। जब तक डेमोक्रेसी शिक्षा में नहीं जाएगी तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन 100% नहीं होगा। एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, जब आप बीएड पढ़े होंगे या कहीं मौका मिला होगा ग्रामसी का केस स्टडी पढ़ने का। तो ग्रामसी इटालियन थे और मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। तो ग्रामसी ने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि ग्रामसी ने सीधा कहा कि अगर शिक्षा में लोकतंत्र नहीं है, अधिनायक बाट जैसी कोई चीज़ है जॉन डीवी के अलावा, तो क्या होगा कि वो शिक्षा बेरुखी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पर्पस नहीं रह जाएगा। हम एक तरह से मशीन तैयार करेंगे बिना उसके रुचि समझ और अपने ढंग से चीज़ों को चलाएंगे। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो आपके स्टेक होल्डर से लड़ाई हो जाएगी, टीचर आपके बात नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा ठीक है, आपका पैटर्न ठीक था, नंबर शायद इसमें नहीं कटनी चाहिए, लेकिन आगे से लीडरशिप में तो डेमोक्रेसी की बात होगी ही होगी। विदाउट डेमोक्रेटिकली आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपने मन से कुछ भी आपको नहीं करना है, सुनना सबको है और फिर करना रूल बुक के हिसाब से है। तो ये बहुत अच्छी बात आज हुई। तो आज के इंटरव्यू देखने से लगा कि अगर इसको हम कंक्लूड करें तो आज का इंटरव्यू सब्जेक्ट पे रहा,
जो आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है एज वेल आप टीचिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं, उसके लिए कौन सा मेथोलॉजी यूज करते हैं और कितना डेप्थ में उस सब्जेक्ट को समझते हैं, एक बात। दूसरी बात कि राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी एक से पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अच्छे से, जैसे कल आधे लोगों से एजुकेशन पॉलिसी पूछा गया, आज मात्र एक आदमी से, इकोनॉमिक्स वाले से एजुकेशन पॉलिसी पे नहीं पूछा गया। उन पे एक किया कि आप अपने स्कूल में वो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, डिसेबल वाले को। तो बस एक क्वेश्चन उनसे पूछा, मोटा मोटी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया और इकोनॉमिक्स में घुसा, पूरा इंटरव्यू घुसा रह गया। इंटरव्यू का आज भी एवरेज टाइम 20 से 22 मिनट का रहा, 2-3 मिनट कल से कम रहा। 19 से 20 गुरुओं के जो एवरेज आया है 19 से 20 मिनट का रहा, तो काफ़ी है 20 मिनट इंटरव्यू के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए जिनकी कल है बढ़िया से सब्जेक्ट की तैयारी करके जाएंगे, बढ़िया से फिर से राइट टू एजुकेशन पढ़ के जाएंगे, बढ़िया से NEP पढ़ के जाएंगे, ये 3 जरूर ठीक से करके जाएंगे। उसी के अंदर सारी बातें आ जाती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। फिर से उस वीडियो को देखें, राइट टू एजुकेशन को ठीक से कर लें और निश्चिंत होकर जाए। बोर्ड बहुत ही हम्बल है, बहुत ही ढंग से बात करते हैं लोग, कुछ बताते भी हैं, जैसे हम लोगों ने किया था कि बीच में कुछ बता देना, फिर चलिए यहाँ तक मैं बताया, आगे अब इस नॉलेज को आप शेयर कीजिए, आप बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं कि डिस्कोर्स भी कर रहे हो, साथ साथ नॉलेज शेयरिंग में डिस्कोर्स भी आ गया। तो ये इंडिकेट करता है कि सारे शिक्षाविद हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बलात् ज़बरदस्ती अपने ज्ञान की गरिमा को झलकाना चाह रहा हो, या ज्ञान के, गरिमा ही शब्द बोलना अच्छा है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएंगे। फिर जैसे भी अपडेट आता है मैं बताऊंगा, आगे क्लास भी मैं थोड़ा सा बजट और उस सब पे लूँगा ताकि कॉमर्स वाले इनको सुविधा हो, या जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आज मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं वो तो इंस्टेंटली मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, आपको पता है कि सब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लेकिन कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आज जितने लोग थे सब बड़े कॉन्फिडेंट थे, कल भी थे, लेकिन कल से आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। उसमें चूँकि हमें भी पहले से पता था कि ये लॉट बहुत कॉन्फिडेंट वाला है, और आपस में इनकी बड़ी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा इनमें बहुत टफ है, चूँकि सारे ये एक ही ज्योग्राफी के ज़्यादा लोग थे, तो बहुत तगड़ा है। और मेरी पूरी दुआ है कि सब लोग आप अच्छा कीजिए, सब लोग सफल होइए, यही स्टेट फॉरवर्ड चाहता। हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि देखिए, अब प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए डेली अब 5-7 फ़ोन कल से आ रहे हैं इसके जाने के बाद। अब बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों का भी तर्क अजीब अजीब है, अब उसमें मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मनीष जी को कहा कि सबका नंबर नोट कीजिए। अब क्या कर सकता हूँ, ये संभव नहीं है। अगर एक साथ 25 आदमी एडमिशन ले ले तो कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसके खर्चे मुखर्जी नगर से मैं परेशान हूँ। जो वहाँ पूरी टीम को, लश्कर को इस्टेब्लिश करना छोटी बात नहीं, आप सब ने देखा है, वो बहुत घाटे का सौदा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो और पैसा भी मैं ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, 3 करा भी नहीं सकता हूँ, टाइम नहीं होगा तो एक ही इंटरव्यू होगा। तो आप इकट्ठा कीजिए जो लोग करना चाहते हैं। अगर 20 भी कर देंगे तब मैं कुछ सोचूंगा, उससे नीचे सोचने का कोई औचित्य नहीं है, और मतलब एक्सपर्ट भी हमारे तैयार नहीं है उसके लिए। तो ये देख लीजिएगा। और आप सबसे एक फेवर चाहूँगा कि वो फेवर ये है कि वाइस प्रिंसिपल में बताइए लोगों को, अभी मात्र 9,999 रुपये पे हो रहा है, और ले एडमिशन। अंत में एक बात करूँगा कि बहुत सारे मेरे लोग वाइस प्रिंसिपल में हुए हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल एक क्लास के अलावा एक इंटरव्यू का एक मॉक सेशन करूँगा बहुत कम पैसे में, और जितने ये UPSC से मुझे फाइंडिंग्स मिल रहे हैं उसको मैं सिस्टमेटिक करके और दूसरे ढंग से उस क्लास को चलाया जाएगा। तो वो लोग भी टच में रहें, उनको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मनीष जी के टच में रहें, चूँकि बहुत जल्दी उसका भी इंटरव्यू होने जा रहा है। तो उसके लिए जिनकी इच्छा हो वो आ सकते हैं, स्वागत है। लेकिन उनका फ़ी
जनरल से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमारे वेल ट्रेंड हैं, हम डेली उनको पढ़ा रहे हैं। बस केवल उनका एक मॉक कराऊंगा मैं, और इन्हीं रिसर्च के बेसिस पे कराऊंगा उनका। तो इसके साथ ही विदा दीजिए। जय हिंद।